जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो 17 जनवरी के दिन एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पहले फेज का जो एग्जाम समाप्त हो चुका है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा होगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और यह एनालिसिस आपके लिए इसलिए भी बेहतर होगी क्योंकि यहाँ पर हम लोग उस पार्टिकुलर प्रश्न के साथ साथ जो भी संभावित प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रिहेंसिव वे में ये वीडियो मैंने बनाया है। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। मीरा कुमार, जो कि थी कांग्रेस पार्टी की। ये 2009 से लेकर के 2014 तक जो हमारी लोकसभा थी, किस नंबर की? तो ये हमारी 15वीं लोकसभा थी और उसी की अध्यक्ष थी मीरा कुमार। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये थी सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन। ये आपकी 2014 से 2019 तक थी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ये, इनका क्या नाम है, कोटा से जो सांसद हैं ओम बिरला जी। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे जीवी मावलंकर। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और एक जरूरी चीज कि अगर आप आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देकर के आते हैं तो अपने प्रश्न आप इस व्हाट्सएप नंबर यानी कि 9838443100 पर या फिर नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर भी भेज सकते हैं। तो अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देते हैं तो प्रश्नों को भेजना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में इनमें से किसका मुख्यालय नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से एक आपको चूज करना था कि इसमें से किसका जो हेडक्वार्टर है वह कोलकाता में नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन था बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। और इसे हम लोग ट्राम्बे भी कहते हैं। तो ये आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बार्क हमारे यहाँ का एक परमाणु के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला संस्थान है और इसी के द्वारा हमारे यहाँ का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम है अप्सरा, उसको स्थापित किया गया था। अब बात हुई है कोलकाता की। तो कोलकाता में किनके मुख्यालय हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक हमारी डिफेंस के क्षेत्र की कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग। तो ये डिफेंस की कंपनी है, इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों के मुख्यालय भी आपको मिलेंगे कोलकाता में। जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय चाय बोर्ड है, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में मिलेगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। इसके अलावा जो इलाहाबाद बैंक था उसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था कि जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है वह रेड सी से किसके द्वारा जुड़ता है, यानी कि कौन सी हमारी कनाल है जो कि इनको आपस में जोड़ती है? तो इस कनाल का नाम है सुएज कनाल। क्या नाम है? सुएज नहर इसका नाम है। और इसका निर्माण सुएज कनाल कंपनी के द्वारा 1859 से 69 के बीच में किया गया था। तो कल भी यह प्रश्न पूछा गया था और आज भी यह प्रश्न पूछ लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुएज नहर है इसका जो अधिकार है यानी कि जो इसका कार्यान्वयन है वह मिस्र की सुएज कैनल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है वह मिस्र देश की सरकार को मिलता है। अगला प्रश्न कि वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन ये आयोजित करवाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे यूएन की स्वास्थ्य के क्षेत्र की एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को इसीलिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। इसके महानिदेशक हैं टेड्रस अधनॉम। तो ये सारी चीज़ें भी आपके आरआरबी में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि जो हमारे करंट के मेजरमेंट के लिए डिवाइस होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं एमीटर के नाम से। किसके नाम से? एमीटर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको वायुदाब का मेजर करना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। अगर आपको किसी भी
दो अपोजिट साइड के बीच में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके अपोजिट साइड के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है, तो इसे हम लोग कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हमारा कैलोरीमीटर होता है, यानी कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें जो हीट जनरेट होती है उसे मेजर किया जाता है कैलोरीमीटर से। फिर आपका सायरोमीटर होता है, यानी कि जो आपके फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं उसको मेजर किया जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी हवा की गति होती है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एनीमोमीटर होता है, इससे हम लोग विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम लोग करते हैं एमीटर से। इसी प्रकार से आप अन्य भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इसे गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि जो हमारे द्रव की घनत्व होता है उसे हम लोग हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनसे भी आने वाले समय में प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है, तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ प्रश्न था। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने इसके बारे में सुना भी ना हो। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसका एक विश्वविद्यालय भी है, और ये विश्वविद्यालय आपको मिलेगा जापान की राजधानी टोक्यो में। कहाँ पर है? जापान की राजधानी टोक्यो में ये विश्वविद्यालय स्थित है, और इसकी स्थापना दिसंबर 1972 में की गई थी। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है वह आपको जापान की राजधानी टोक्यो में मिलेगी। फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया साइट है, और अगर हम लोग दुनिया के जो प्रमुख सर्च इंजन हैं उनकी बात करते हैं तो एक तो हमारा गूगल हो गया जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद में यूट्यूब भी हमारा एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू की बात करें तो यह भी एक सर्च इंजन है, ask.com ये भी एक सर्च इंजन है, और एकोसिया। तो ये सारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। फिर पूछा गया था कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है किसको तोड़ करके बनाया गया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वह मुझे नहीं मिल पाया था। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज किसे तोड़ करके बनाया गया था, तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा। हालांकि अगर हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं तो 1800 में जो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड बिजले, उन्हीं के द्वारा इसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को। तो प्रश्न एग्जैक्ट क्या था वह अगर किसी ने एग्जाम दिया हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि शरद अरविंद बोबड़े से पूर्व भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, यानी कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो शरद अरविंद बोबड़े जी की बात करते हैं तो ये हमारे इस समय 47वें नंबर के हैं, और इनसे पहले यानी कि 46वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई साहब। परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखिएगा हीरालाल जी कानिया ये हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। परीक्षा में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ऐसे हमारे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया हुआ है, तो ये हमारे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जब भी मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे देश के 11वें नंबर के चीफ जस्टिस थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 6ठे नंबर की ये हमारे उपराष्ट्रपति भी थे। 1979 से लेकर के लगभग 84 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और जुलाई 1969 से 31 अक्टूबर 1982 तक भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने। तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऑलरेडी इनसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की जो हमारे पार्डन पावर होती है वह आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगी। तो पार्डन पावर ये हमारे राष्ट्रपति की है आर्टिकल 72 में। किसमें? संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वह बताता है कि किन परिस्थितियों में प्रेसिडेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर साहब होते हैं राज्यों में, इनके पास में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये माफ कर सकते हैं। तो इनके पास में है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। गैस कनेक्शन किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी देश में बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं, यानी कि जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली महिलाएं हैं, उनमें से 5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाए। तो ये प्रारंभिक इसका टारगेट था। इसे शुरू किया गया था पीएम मोदी के द्वारा।
किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। ये बालिया नहीं है, ये आपका है बलिया जिला। तो बस आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है NH44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 किससे किसको जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 44 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये शुरू होता है और उसके बाद में पूरे भारत में कई सारे राज्यों से गुजरते हुए ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाता है। तो इस प्रकार से ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। किससे? श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये जोड़ता है। परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 उत्तर देखने को मिलेंगे। अगर जो हमारे यहाँ पर पेपर सेट करने वाले लोग होंगे उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे है उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा तो NH27 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो उस स्थिति में ये आपका करेक्ट होगा। अगर NH27 नहीं मिलता है तो फिर आपका NH44 करेक्ट होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH27 और दूसरा सबसे लंबा है ये है NH44। इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है यानी कि जो आपके टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, पहले हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर हमारा होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और उसके बाद में होता है US ओपन। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है 2 पुरुष खिलाड़ियों ने। एक तो है रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं और दूसरे हैं रफाइल नडाल। रफाइल नडाल कहाँ के हैं? तो रफाइल नडाल हैं स्पेन के। इन दोनों ने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इंडिविजुअल रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं इन्होंने कुछ 20 जीता है और इसमें से 8 आपका है विंबलडन। क्या है? 8 विंबलडन इन्होंने जीता हुआ है। रफाइल नडाल की बात करते हैं तो इन्होंने 20 टोटल तो जीता है और इनमें से 14 बार इन्होंने रिकॉर्ड फ्रेंच ओपन को जीता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता है। हालांकि अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बार पुरुषों और महिलाओं को अगर हम मिला लेते हैं तो किसने यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीता है, तो ये जीता है मार्गरेट कोर्ट ने। किसने? मार्गरेट कोर्ट ने सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम को जीता है और ये टोटल संख्या है 24 की। कितनी है? 24 की है। तो जरा नीचे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि मार्गरेट कोर्ट जो है वह आपको किस देश में मिलेंगी, यानी कि किस देश की ये खिलाड़ी हैं, ये नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई थी तो उस समय ASI के प्रमुख कौन थे? अब यहाँ पर आप सभी को यह पता होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने। किसके? रखाल दास बनर्जी की अगुवाई में इसकी खुदाई की गई थी। हालांकि ASI के प्रमुख कौन थे ये प्रश्न था या कुछ और था, तो नीचे कमेंट में जरा आप इसे बताइएगा। मोहनजोदड़ो की खोज ASI के द्वारा की गई थी और इसके जो हमारे उस समय अगुवाई करने वाले थे उनका नाम है रखाल दास बनर्जी। एक हमारे और हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी। तो ये हड़प्पा स्थल की खुदाई करने में इनका योगदान है, यानी कि जो हड़प्पा स्थल था उसकी खुदाई इन्हीं की अगुवाई में की गई थी। वैसे अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वही इसके पहले महानिदेशक भी थे। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ पर ASI है उसके पहले भारतीय महानिदेशक कौन थे, तो पहले भारतीय थे दयाराम साहनी जी। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है? तो पिछले साल ही इसकी नई महानिदेशक बनी थी जिनका नाम है B विद्यावती। क्या नाम है? B विद्यावती। तो इनका नाम भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, वहाँ पर आपको UNO का मुख्यालय मिलेगा। UNO जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय यहाँ का है न्यूयॉर्क में। महासचिव हैं इसके एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा इसके महासचिव हैं। ये पुर्तगाल देश से हैं और संयुक्त राष्ट्र की ही एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। और इसके अभी नए अध्यक्ष बनी हैं, उनका नाम है वोल्कन वोजकीर। क्या नाम है? वोल्कन वोजकीर। और ये आपके टर्की देश के हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया?
तो चंद्रयान 2 अभी सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी सैटेलाइट या स्पेस मिशन है उनके बारे में डिस्कस किया था और उसी में मैंने आपको चंद्रयान 2 के बारे में भी बताया था। तो ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब? 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें हमने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का प्रयोग किया था जिसका नाम है GSLV Mark 3 MK1। क्या नाम है? GSLV Mark 3 MK1 यहाँ पर रॉकेट का नाम था। और ये जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था इसमें आपका एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक था रोवर। तो लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। विश्व की पहली रोबोटिक ह्यूमन का नाम क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। ध्यान रखिएगा, पहली रोबोटिक ह्यूमन का नाम है सोफिया। क्या नाम है? सोफिया इसका नाम है। तो हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स। क्या नाम है? हैंसन रोबोटिक्स। उसी के द्वारा 2016 में इसे विकसित किया गया था। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसको किसी देश के द्वारा नागरिकता दी गई है। तो अक्टूबर 2017 की बात है, सऊदी अरब के द्वारा सोफिया को अपने यहाँ की नागरिकता दी गई थी। यानी कि यह जो सोफिया नाम की रोबोट है यह सऊदी अरब की वर्तमान में सिटीजन है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित थी? तो स्टार्टअप जैसा कि इसके नाम में ही है, तो अगर हमारे यहाँ पर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई थी। तो नए बिजनेस से ये संबंधित है। कब लॉन्च किया गया था? तो 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में जो हमारा विज्ञान भवन है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अब स्टार्टअप की बात हुई है तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में ऐसी कंपनियां जिनका मुख्यालय भारत में है, उसके अलावा 100 करोड़ रुपए से कम उनका टर्नओवर है और उन्हें ओपन हुए 10 वर्ष से कम का समय हुआ है, ऐसी कंपनियों को हम लोग स्टार्टअप की सूची में रखते हैं। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का सिद्धांत है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो थ्योरी है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आप कह सकते हैं, क्योंकि थॉमस माल्थस के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और ये पब्लिश कब हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1798 में। तो इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस और इन्हीं के द्वारा पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? अब वैसे डेटा ट्रांसफ़र की कई सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ऑप्शन में USB भी था। तो USB जो कि हमारी पेन ड्राइव होती है उसके माध्यम से डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो पेन ड्राइव की बात नहीं हो रही, USB हम केबल की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी अन्य डिवाइस को कंप्यूटर से, उसी को हम लोग कहते हैं USB केबल। तो यूनिवर्सल सीरियस बस केबल की सहायता से डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। GSLV Mark 3 रॉकेट का अन्य नाम क्या है? तो ये प्रश्न आज पूछ लिया गया था। और ध्यान रखिएगा, जो GSLV Mark 3 नाम का रॉकेट है इसे हम लोग फैट बॉय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फैट बॉय के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बाहुबली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग बाहुबली भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार GSLV Mark 3 को लॉन्च किया गया था 2014 में। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था उसमें भी हम लोगों ने GSLV Mark 3 M1 रॉकेट का प्रयोग किया था। आने वाले समय में हमारा गगनयान मिशन भी है जिसमें हम लोग ह्यूमन को भेजेंगे स्पेस में, यानी कि भारत का पहला ह्यूमन को स्पेस में भेजने के लिए मिशन होगा। और उसे भी हम लोग इसके क्या नाम है GSLV Mark 3 के माध्यम से ही लॉन्च करेंगे। यूनेस्को के मैप में 2013 में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? अब ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न के बारे में पता है तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की, तो ये यूनेस्को ने शुरू किया था। और इसमें भारत का जो पहला शामिल बायोस्फीयर रिजर्व था वह था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था वर्ष 2000 में। और 2013 में कौन शामिल हुआ था? तो यहाँ पर आप सूची देख सकते हैं, ये है 2013 वाली। तो 2013 में यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यहाँ पर शामिल किया गया था। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। वैसे
कई सारे हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वह इसमें शामिल हैं। टोटल हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व आपको इस यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। तो नीलगिरी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, नोकरेक है, पंचमढ़ी है, सिमलीपल है। उसके बाद में बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार हो गया, अचनकमार अमरकंटक हो गया, अगस्तमलाई हो गया, कंचनजंगा है और पिछले साल जो मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है वह भी इसमें शामिल हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में इनकी संख्या है 12। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो मधुबनी पेंटिंग है वह किस राज्य से संबंधित है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न था। मधुबनी पेंटिंग आपके बिहार राज्य से संबंधित है। किससे? बिहार राज्य से ये पेंटिंग संबंधित है। अगला प्रश्न था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात करते हैं तो इसमें पहला स्थान मिला था इंदौर शहर को। किसे? इंदौर शहर को यहाँ पर पहला स्थान मिला था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और पिछले 4 वर्षों से लगातार इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर रहा है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सबसे स्वच्छ राजधानी भारत की कौन सी रही थी। तो सबसे स्वच्छ राजधानी रही थी भोपाल। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था। तो ये था वाराणसी। 100 से अधिक शहर वाला स्वच्छ राज्य कौन सा था। तो ये आपका था छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100 से कम शहरों वाला स्वच्छ राज्य कौन सा था तो इसमें आपका था झारखंड। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्कर के लिए नामित भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑस्कर के लिए जो हमारे यहाँ से पहली फिल्म नामित हुई थी उसका नाम है मदर इंडिया। क्या नाम है? मदर इंडिया। और आपने देखा भी होगा शायद बिरजू वाली। मैंने तो वो जो बीसीआर होता था उस ज़माने में इस मूवी को देखा था, यानी कि बीसीआर में मैंने इसको देखा था। तो मदर इंडिया ये 1957 की मूवी है, यानी कि 1957 में इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। अगर हम लोग अपने देश की ऑस्कर में नामित फिल्मों की बात करते हैं तो कई सारी फिल्में नामित हो चुकी हैं, जैसे कि मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में, लगान मूवी 2001 में। 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर गली बॉय नामित की गई थी। इस वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए जल्लीकट्टू जो मूवी है वह इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नामित की गई है। और एक हमारी मूवी है जिसका नाम है सेमलेस। क्या नाम है? इसका नाम है सेमलेस। तो सेमलेस मूवी को यहाँ पर 60 डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में नामित किया गया है। अच्छा, पिछले साल भी एक हमारी डॉक्यूमेंट्री नामित हुई थी। चलिए, उत्तराखंड के एक किसान के ऊपर वह डॉक्यूमेंट्री थी, कई सारे परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। तो उसका नाम जरा आप नीचे कमेंट बता दीजिएगा कि उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था जो कि ऑस्कर के लिए 2019 में नामित की गई थी गली बॉय के साथ में डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में। अगला प्रश्न था कि संविधान में जो संशोधन है उसको हम लोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आर्टिकल जो हमारे संविधान में 368 है, इसके द्वारा हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। और संशोधन की अगर आपसे विधियों के बारे में पूछ लिया जाए तो कुल 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो हमारा है सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सामान्य बहुमत से, दूसरा हमारा होता है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से, और तीसरा हमारा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो विधानसभा है वहां से संतुति। तो इन 3 माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं हमारे यहाँ पर? तो हमारे यहाँ पर कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इसके ऊपर जल्द ही आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और आपको ध्यान रखना है कि ये 2 बार हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। कब? 12 अप्रैल 2005 को। उस समय के जो हमारे देश के पीएम थे यानी कि मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। हालांकि 1 मई 2013 की बात है, उस समय जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था और उसी समय जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, यानी कि दोनों को आपस में मिला दिया गया और एक तीसरा मिशन शुरू किया गया जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पूछा जाए तो 2005 में इसे लॉन्च किया गया था और अगर नेशनल हेल्थ मिशन पूछा जाए तो इसे 1 मई 2013 को लॉन्च किया गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से था कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें अभी तक जो भी आपके फुल फॉर्म पूछे गए हैं कंप्यूटर से, उन सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न था कि भारत में जो रुपए का सिंबल है, यानी कि जो आप लोग इस प्रकार से सिंबल देखते हैं रुपए वाला, ऐसे वाला, ये सिंबल किस वर्ष हमारे देश में अपनाया गया था, यानी कि किस वर्ष इसको कमीशन किया गया था। तो ये वर्ष था 2010। कब? 15 जुलाई 2010 को हमारे देश के द्वारा जो हमारे देश का मुद्रा है, यानी कि हमारे देश की जो मुद्रा है उसके ऑफिशियल लोगों को अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 2010 यहाँ पर डेट है। डेवलप किसने किया था? तो उदय कुमार नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा यहाँ पर इस सिंबल को डेवलप किया गया था। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2010 में इसे हमने अपनाया था और उदय कुमार जी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न था कि व्हाई आई एम हिंदू नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू। ये पुस्तक अभी पूछी गई थी और शशि थरूर की इससे पहले भी कई पुस्तकें आरआरबी एनटीपीसी में पूछी जा चुकी हैं। तो कई सारी इनकी पुस्तकें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, तो ये शशि थरूर की है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट, ये भी शशि थरूर की है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए मिला था शशि थरूर को, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल, नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, व्हाई आई एम हिंदू, ये मैंने आपको बता ही दिया। बुकीज इन बगदाद, शो बिजनेस, राइट, द $5 स्माइल एंड अदर। इसके अलावा बात करते हैं तो पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये पुस्तक भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। साडो अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड 60, ये भी शशि थरूर ने लिखी है। इंडिया सूत्रा रिफ्लेक्शन ऑन दी, ये पुस्तक भी लिखी है। इंडिया शास्त्रा, ये भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा अगर हम लोग द हिंदू वे नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो इसे भी शशि थरूर ने लिखा है। पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, ये भी लिखा है शशि थरूर ने। थोरोसोसॉरस, यानी कि थरूरोसॉरस, ये जो पुस्तक है ये भी लिखी है शशि थरूर ने। रीजन ऑफ द स्टेट, केरला गॉड ओन कंट्री, इंडियन ज्वेसन मिथस एंड अन, ये नाम की जो पुस्तक है ये भी लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। तो काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग वाला मिशन कौन सा था? अब ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कई सारे पॉइंट आपको इस प्रश्न से ध्यान रखे होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग वाला मिशन कौन सा था, तो इस मिशन का नाम था लूना 9। क्या नाम था? लूना 9। 3 फरवरी 1966 को सोवियत संघ के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा पर सबसे पहला हार्ड लैंडिंग वाला मिशन कौन सा था, तो ये आपका था लूना 2। कौन सा था? लूना 2। और ये 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। पहला क्रू मिशन कौन सा था? यानी कि चंद्रमा के लिए जो लोग भेजे गए थे, हालांकि उन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं की थी, केवल उसके चारों ओर चक्कर लगा करके चले आए थे। तो इस मिशन का नाम था अपोलो 8। क्या नाम था? अपोलो 8। और ये आपके नासा का मिशन था। और सबसे महत्वपूर्ण मिशन आपको ध्यान रखना है जो कि है अपोलो 11। क्या नाम है? अपोलो 11 इस मिशन का नाम है। इसी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर सबसे पहली बार पहुंचे थे और इस मिशन को 16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर लूना सीरीज के मिशन की बात की जाए तो ये आपके सोवियत संघ का मिशन था और ये ज़्यादातर आपके थे चंद्रमा के लिए। और अपोलो सीरीज की अगर हम लोग मिशन की बात करते हैं तो ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के थे। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न था कि 1770 में जो बैंक स्थापित किया गया था भारत का, पहला बैंक वह कौन था? तो इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम था। तो 1770 में इसे स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। इससे पहले एनटीपीसी के एग्जाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जून 1906 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीयकृत कब हुआ था? तो ये राष्ट्रीयकृत हुआ था 1955 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा इस समय एसबीआई के अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष इसके थे रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो जस्टिस एच.एल. दत्तू इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक मानवाधिकार को प्रमोट करने के लिए दिवस भी मनाया जाता है जिसे हम लोग ह्यूमन राइट डे कहते हैं, और ये मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न था बायोलॉजी से था कि जो हमारे ब्लड होते हैं उनको शरीर के अन्य हिस्सों में कौन ले जाता है। तो ये ले जाती है हीमोग्लोबिन। कौन सी? हीमोग्लोबिन इसको लेकर के जाती है। फिर पूछा गया था कि जो हमारी सरकारी वेबसाइट होती हैं इनके डोमेन का नाम होता क्या है। तो अगर आपको किसी वेबसाइट के डोमेन में .gov देखने को मिल जाए, क्या इतना बड़ा डॉट नहीं होगा, गोला नहीं, छोटा सा .gov देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो इससे आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उनमें आपको gov शब्द जरूर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से होता है एक .in। तो .in जो हमारे इंडिया की वेबसाइट होती है उनमें आपको .in देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग .org की बात करते हैं तो जो भी हमारी संस्थाओं के लिए वेबसाइट होती हैं उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से होता है .edu। तो जो एजुकेशन के लिए वेबसाइट होती हैं उसमें आपको edu देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य वेबसाइट होती हैं जैसे कि .com कॉमर्शियल हो गया, और अन्य वेबसाइट भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इस समय जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा है तो आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट का जो उसके प्रसारण होता है यानी कि जो आपको हाईलाइट मिलती है वह यूट्यूब चैनल cricket.au.com पर मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डोमेन होता है AU। तो इसी प्रकार से यूएसए के लिए भी डोमेन होता है। तो सभी देशों का भी अलग अलग डोमेन होता है। अगला प्रश्न था कि किस शहर का अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो ये शहर है हमारे केरल का कोच्चि। कौन सा है? केरल का जो कोच्चि शहर है इसे हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। तो जल्द ही इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग शहरों के निक नेम के बारे में जानेंगे। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सिटी ऑफ जॉय की बात करें या फुटबॉल के मक्का शहर की बात करें तो ये हमारा है कलकत्ता। अलीगढ़ की बात करते हैं तो इसे हम लोग तालों के शहर के नाम से जानते हैं। लखनऊ की बात करते हैं तो इसे हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। तहजीब का शहर करते हैं, पहले आप वाला शहर है। और चिकनकारी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी वाला RRB NTPC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगरा की बात करते हैं तो इसे प्यार मोहब्बत का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ लव के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग ताज सिटी के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग घाटों और मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं। हैदराबाद की बात करते हैं तो इसे हम लोग बिरयानी का शहर और मोतियों के शहर के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी यानी कि जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। शिमला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारा क्वीन ऑफ अरेबियन सागर है कोच्चि, उसी प्रकार से क्वीन ऑफ माउंटेन है शिमला। सूरत की बात करते हैं जो गुजरात में है, इसे हम लोग सिटी ऑफ डायमंड के नाम से जानते हैं। गुरुग्राम की बात करते हैं तो काफ़ी सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वह आपको यहाँ पर मिलेंगी, इसीलिए इसे हम मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु की बात करते हैं तो इसे हम लोग सिलिकॉन घाटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे सिलिकॉन वैली आपका काफ़ी ज़्यादा टेक के क्षेत्र में प्रसिद्ध शहर है यूएसए का, उसी प्रकार से बेंगलुरु भी टेक में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी शहर है हमारे देश का, और इसीलिए इसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 193, और इसमें आपके 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। कितने हैं? 2 पर्यवेक्षक राज्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो 2 पर्यवेक्षक कौन है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न था कि जो जूलू ट्राइब्स है ये आपको किस देश में मिलेगी। तो ये आपको मिलेगी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ये ट्राइब देखने को मिलेगी। यूनिसेफ की 2018 में गुडविल एम्बेसडर कौन बनी थी। तो ये थे मिली बॉबी क्राउन। कौन थे? मिली बॉबी क्राउन। और ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है RRB NTPC एग्जाम में कि सबसे युवा एम्बेसडर कौन थे यूनिसेफ के। तो ये भी होगा मिली बॉबी ब्राउन। और आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर 2016 में बनी थी भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इस हवाई अड्डे की बात करते हैं तो पंजाब में जो अमृतसर शहर है वहाँ पर आपको मिलेगा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ अन्य हवाई अड्डों की बात करते हैं तो जैसे हम दिल्ली की बात करें, किसकी? दिल्ली की, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा दिल्ली में।
कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वह आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसी प्रकार से अगर हम लोग बेगमपेट हवाई अड्डे की बात करते हैं तो ये भी आपको हैदराबाद में मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको कोलकाता में मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको कई सारे एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और अगर आप लोग चाहेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।